तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि आप टैक्स सिस्टम को भी समझोगे और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ ही हमारा ये पहला जो लेंदी सेक्शन था इकोनॉमी का, जहां लोक वित्त या अपने आप में पब्लिक फाइनेंस हम या सार्वजनिक वित्त जिसको कहते हैं, ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से एक टैक्स प्रणाली समझाऊंगा जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैट। हेडिंग डालिए वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों मूल्य वर्धित कर। क्या लिखोगे हिंदी में इसको? मूल्य वर्धित कर। क्या लिखोगे? मूल्य वर्धित कर। इसको लिख लो मूल्य वर्धित कर या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। हम इसको आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद कल, क्योंकि अब ये टॉपिक तो इकोनॉमी का हो गया, इसके बाद हम कल पॉलिटी की क्लासेस में आ जाएंगे। ठीक है, 2 क्लासेस पॉलिटी, देन 2 मॉडर्न हिस्ट्री, देन 2 फिर इकोनॉमी, फिर एक उत्तराखंड चलेगी। ठीक है, इस तरीके से इस सीरीज को हम लेके चलेंगे और पढ़ना है ही बच्चों। अब मैंने आपसे कहा था ना, अभी आपने UKSSC के चेयरमैन का भी आपने स्टेटमेंट सुन लिया होगा, बच्चों को सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी अब आपका जो फिलहाल के लिए पैटर्न रहेगा वो उसी तरीके से रहेगा जैसे BPDO वीडियो रहा था, और जो बच्चा सिर्फ 1 लाइनर पढ़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल आगे की राह होने वाली है। ठीक है, देखो वैट से क्वेश्चन आता है बच्चों। आप 2016 का RO का एग्जाम देखिए, 2020-21 में PC लोअर PCS देखिए, अपर PCS देखिए, हर जगह वैट से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वैल्यू एडेड टैक्स। इसको मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना बच्चों, किसी भी वस्तु या गुड्स, ठीक है, जैसे ये वस्तु होगी, ठीक है, या कोई सेवा सर्विस, आप रेस्टोरेंट पे जाते हो आपको सर्विस मिलती है, आप परिवहन यूज करते हो आपको सर्विस मिलती है, आप हॉस्पिटल जाते हो आपको सर्विस मिलती है, आप एजुकेशन लेते हो आपको सर्विस मिल रही है ना। तो किसी भी वस्तु और सेवा, यानी कोई भी वस्तु और सेवा है तो उसके उत्पादन यानी उसका जब प्रोडक्शन हो रहा है और उसके विक्रय जब उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी ध्यान रखना किसी भी वस्तु और सेवा, पूरा लिखना, ठीक है, पूरा लिखना आप लोग, किसी भी वस्तु व सेवा, किसी भी वस्तु व सेवा के उत्पादन यानी जब उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, व विक्रय यानी जब उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, किसी भी किसी वस्तु व सेवा के उत्पादन व विक्रय की प्रक्रिया के दौरान जोड़े गए मूल्य पर लगने वाला कर। ठीक है, की प्रक्रिया के दौरान, अभी समझाता हूं, ठीक है, की प्रक्रिया के दौरान जोड़े गए मूल्य पर लगने वाला कर, जोड़े गए मूल्य पर लगने वाला कर। ठीक है, लगने वाला कर क्या कहलाता है अपने आप में? अब कि ये एक प्रकार से वैट कहलाता है। अब आप कहोगे सर तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही, थोड़ा और समझाइए। देखो, आप जानते हैं वस्तुएं क्या होती हैं, आप सर्विसेज जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम कोई चीज को प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन तो किया ना मैं, इसने किसी ने इस मार्कर का, तो इस मार्कर का उत्पादन या विक्रय जब इसको बेचेगा, किसी ने उत्पादन किया, कोई बेच रहा है ना, तो उस इसकी दोनों की प्रोसेस के दौरान कोई ना कोई वैल्यू जोड़ी जाएगी, उस जोड़ी गई वैल्यू पर लगेगा, संपूर्ण वैल्यू पर नहीं लगेगा। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कैसे। ठीक, एग्जांपल देखिए, सपोज मेरे हाथ में एक वस्तु है, एक मार्कर है, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक मार्कर, जिसका उत्पादन जो जिसने इसका प्रोडक्शन किया होगा, सपोज उसका 10 रुपये इसको लगा होगा। ठीक है, यानी उत्पादन, और जब उसको बेचने के अब 10 रुपये लगेगा, तो क्योंकि आप जानते हैं जब किसी चीज को उत्पादित किया जाता है तो गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, यानी उत्पाद शुल्क लगाती है, यानी एक रेट होता है, टैक्स लगा होगा। ठीक है, उसके बाद जब इसी मार्कर को कोई बेचेगा तो उस पर एक और टैक्स लगता है जिसको सेल टैक्स बोलते हैं, बिक्री का। ठीक, अब जो भी हुआ, जिस बंदे ने इस मार्कर का उत्पादन किया या जो भी किया, उसने 10 रुपये की उसकी कॉस्ट आई। ठीक, अब क्या होगा, 10 रुपये पे जब कॉस्ट आई, तब जब किसी दूसरे इंसान के पास गया ये, तो अब उसने क्या कहा, यार मार्कर तो अच्छा बना रखा है, लेकिन ये जो इसमें देख रहे हो बाहर से लिखा हुआ है, अब आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, थोड़ा क्लोज ले आता हूं, ऐसे दिखेगा, ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, अब जैसा भी इसमें कुछ लिखा है, यानी उस बंदे ने जिसके मार्कर बेचा गया, उसने इस पे कुछ वैल्यू को ऐड कर दिया, यानी कुछ इसमें लिख दिया तो उसकी कॉस्ट आई होगी। अब सपोज उसने वैल्यू ऐड कितने का किया, ₹2 का। ठीक है, वैल्यू एडिशन
₹2 का किया, ₹2 लिख दिया। तो वैट क्या होता है, उत्पादन व विक्रय की प्रक्रिया जोड़े गए मूल्य पर कितना रुपया जोड़ा इसने, ₹2। तो ₹2 जोड़ा तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹10 का इसको मिला, ₹2 इसने जोड़ा तो ₹बार इसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। अब वैट किस पे पड़ेगा, ध्यान देना, इस ₹10 पे पहले ही टैक्स लगा होगा। गवर्नमेंट ने जब किसी चीज का उत्पादन होता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो भी है उसको ₹10 हो गया, टैक्स लगने के बाद 10 हुआ था। अब दूसरे बंदे के पास गया, उसने ₹2 का इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, तो इस वस्तु की कीमत कितनी होगी, ₹12 होगी। अब बताओ ₹12 पे अगर टैक्स लगा दिया पूरे ₹12 पे, तो टैक्स रिपीट हो जाएगा। कैसे रिपीट होगा, क्योंकि जो पहला ₹10 है इसमें तो ऑलरेडी टैक्स होता है। जैसे किसी चीज का उत्पादन होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद उसका रेट ₹10 हुआ, ठीक है। अब ₹10 पे ऑलरेडी टैक्स लगा है और इस ₹2 का वैल्यू एडिशन किया है, तो वैट क्या करेगा, इस सिर्फ ₹2 पे लगेगा। यानी वैट की जो दर होगी, क्योंकि ₹10 से कोई चीज, ₹10 की चीज है वो ₹12 तक पहुंच गई वैल्यू ऐड करके, तो उस पर जो टैक्स लगेगा, टैक्स यानी वैट जो लगेगा वो सिर्फ किस पे लगेगा, ₹2 पर लगेगा। ये होता है बच्चों वैट, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जब उत्पादन और विक्रय की प्रक्रिया होती है तो जोड़े गए मूल्य पर लगने वाले कर को ही क्या बोला जाता है, वैट कहा जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब याद रखना, वैट बच्चों कोई टर्नओवर टैक्स नहीं है, यानी संपूर्ण मूल्य पर लगने वाला कर नहीं है। ये उससे एक अलग टैक्स होता है, क्योंकि वैट केवल जोड़े गए क्या होता है मूल्य पर ही लगता है, जबकि टर्नओवर टैक्स जो होता है पूरे लेन देन की प्रक्रिया पर लगता है, यानी कंप्लीट जो वस्तु होती है। तो ध्यान रखना, नोट करके लिखो, वैट टर्नओवर टैक्स नहीं है, वैट टर्नओवर टैक्स नहीं है, ठीक है। इसको समझ गया। टर्नओवर टैक्स का मतलब होता है संपूर्ण मूल्य पर लगने वाला कर, ठीक है, संपूर्ण मूल्य पर। यानी ये क्या होता है, संपूर्ण मूल्य पर नहीं लगता। मैंने आपको बता दिया, 10 के 12 हुआ तो ₹12 भी नहीं लग रहा, क्योंकि वैट सिर्फ किस पे लगता है, जोड़े गए मूल्य पर। यानी वैट हमेशा किस पे लगता है, ध्यान रखना, जोड़े गए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। वैट ध्यान रखना केवल जोड़े गए मूल्य पर लगेगा, जोड़े गए मूल्य पर। आप अगर क्वेश्चन यह आता है इनमें से कौन सा एक टैक्स टर्नओवर टैक्स की श्रेणी में नहीं आता, तो आपका वैट हो जाएगा। दूसरा, वैट टर्नओवर टैक्स की श्रेणी में क्यों नहीं आता, क्योंकि वैट सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, जोड़े गए मूल्य पर लगता है, ठीक है। अब देखना बच्चों, वैट को जब हम लागू करते हैं, वैट ऐसा देश में वैट आया क्यों, वैल्यू एडेड टैक्स आया क्यों, वैट को लागू करने के पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक होता है बच्चों, सबसे बड़ा तर्क जो होता है वो ये होता है कि सिर्फ उत्पादन और विक्रय की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए इनपुट जो आगत होते हैं उस पर कर से बचाव हो सकता है, ठीक है। देखो, किसी भी इकोनॉमी में इनपुट पे टैक्स लग रहा है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मुझे खुद सोचो आप लोग, आपको मैं बताता हूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। वैट देखो एक इनपुट टैक्स होता है, आगत को बोलते हैं, आगत जैसे मैंने लिख दिया ना, आगत, आगत का मतलब होता है इंग्लिश में इनपुट। यानी कोई चीज अगर आपने किसी में वैल्यू ऐड की है, इनपुट लगाया, तो उस पे देखो वैट जब लागू होता है, वैट जो है इनपुट पे लागू होने से बचाता है, ठीक है। इनपुट ऐसा लिख दो, वैट, वैट पूरा लिखना है, ठीक है। आगत या इनपुट ब्रैकेट में इनपुट लिखना है, वैट आगत ब्रैकेट में इनपुट लिखना पर टैक्स लगने से बचाता है, लगने से बचाता है। अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लो ना, आप क्या कह रहे हो अभी समझाता हूं, ठीक है। टैक्स लगाने से बचाता है, अभी इसको मैं पूरा क्लियर करूंगा आप लोग। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इनपुट का मतलब, सपोज कोई चीज ₹10 की थी, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें कुछ ऐड किया, वो ₹15 की हुई, फिर ऐड किया वो ₹20 की हुई, फिर ऐड किया वो ₹25 की, होते रही, ठीक है, बढ़ते गए। अब बताओ हर स्टेप पे अगर टैक्स लगता गया, कस्टमर की जेब पे पहुंचने पे वो वस्तु कितनी महंगी हो जाएगी, सोचो कितनी ज्यादा महंगी हो जाएगी। यानी वैट अगर हम, जैसे ये इनपुट्स पे टैक्स, हम ये कहते हैं आप वैल्यू ऐड करो उस पे लगाओ, लेकिन आप फालतू के कुछ इनपुट लगा दे रहे हो, उस पे अगर आप टैक्स मान रहे हो तो कस्टमर के जेब में पहुंचने पे, मतलब पास पहुंचने तक वो वस्तु बहुत महंगी हो जाएगी। तो ये किसी भी इकोनॉमी में अच्छा नहीं माना जाता। अर्थात वैट को लागू करने के पीछे सबसे बड़ा जो तर्क था वो ये था कि उत्पादन और विक्रय की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए जो इनपुट्स होते हैं, आगत होते हैं, पर कर से बचाव हो सके। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में
इनपुट पर कर को अच्छा नहीं माना जाता। वो क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उपभोक्ता स्तर पर जो अपने आप में इनपुट लगाने से जो वस्तु होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत महंगी हो जाएगी। यानी आगत शब्द की वजह से मतलब जो उस पर टैक्स लग रहे हैं बहुत महंगा हो जाएगा और इसलिए इसको अपने स्तर पर वैट पूरे मूल्य पर लगा दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो अब अभी क्वेश्चन कभी आपसे ये कहेगा वैट को लागू करने के पीछे कॉज क्या है। आप मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका तर्क है, क्योंकि तर्क लिख दो। तर्क का मतलब पर इनपुट पर टैग लगाने से बचाता है। ठीक है, क्यों बचाएगा, इसका फायदा क्या होगा फिर। अब आपका इसको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब वस्तु किसी कस्टमर तक पहुंचेगी तो वो ज्यादा महंगी नहीं होगी हर स्टेप पे। अब वैट इस चीज से बचाता है। अब आपको कि सर कैसे बचाता है, ये तो वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या इसके पीछे का है। जब वो वस्तु कस्टमर तक पहुंच जाएगी, अलग अलग स्टेप, फाइनल स्टेज हो गए कस्टमर तक, तो कस्टमर के जो स्तर पे पहुंचने पे जैसे ही कस्टमर तक पहुंचेगी वहां पर बच्चों जो आगत शब्द है या इनपुट है उसका उपयोग न करते हुए उसको वैट शब्द यूज कर दिया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, लिखो उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने पर, वस्तु पहुंचने पर आगत शब्द की जगह यानी इनपुट की जगह वैट शब्द का प्रयोग हो जाता है। आप समझो इसको। ठीक है, वैट का प्रयोग होता है। अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। देखना मैंने क्या कहा, वैट को लागू करने का तर्क क्या था, क्योंकि इनपुट पर टैक्स लगने से बचाता है। कैसे बचाता है, अब आपको कि सर एक बार बताओ, वैल्यू एडिशन कर रहे हो आप, हर स्टेप पे तो टैक्स लग ही रहा है। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, मैं आपको मानता हूं, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जैसे ही वो वस्तु टैक्स कस्टमर तक पहुंचेगी ना, कस्टमर पे पहुंचेगी तो लास्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इससे पिछले बार जब कस्टमर तक पहुंची उससे पिछले स्टेप में जहां वो वस्तु थी, जिस भी स्टेज में थी, उसी पे जो टैक्स लगेगा कस्टमर उतना ही टैक्स देगा, ऐसा नहीं। कस्टमर को स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में जितने टैक्स लगे हैं उसको वैट बोला जाता है और वैट कस्टमर को क्या करना पड़ता है, पेड करना पड़ता है। अब मैं आपको समझाता हूं, इसको देखो, एग्जाम्पल लिखो इस तरीके से, कैसे समझना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, इसको इसी तरीके से समझना। एक पॉइंट और लिख लो पहले, इसके एक और तर्क लिख लो आप लोग। वैट की कार्यप्रणाली में आईटीसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। लिखो, वैट में आईटीसी एक महत्वपूर्ण प्रणाली होती है। लिखो, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, जिसे किसी भी उत्पादक अथवा विक्रेता को आगतों पर लगे कर को लौटा दिए जाते हैं। इसमें लिखो, वैट में आईटीसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस लाइन को, आईटीसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अभी जैसे मैं लिख रहा हूं ना, अभी आप कह रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं सर, इसको समझ में नहीं, अभी एग्जांपल से सब इजी हो जाएगा। ठीक है, देखना, वैट में आईटीसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लिखो, प्रोसेस। ठीक है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। लिखो आप लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है, इसमें लिखो वैट पर आईटीसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें लिखो किसी भी उत्पादक अथवा विक्रेता को इनपुट पर लगे कर लौटा दिए जाते हैं। ठीक है, अभी समझाता हूं। लिखो, किसी भी उत्पादक ऑब्लिक विक्रेता को इनपुट पर लगे, जो उसने इनपुट किया, ठीक है, इनपुट पर लगे कर वापस कर दिए जाते हैं, पर लगे टैक्स वापस कर दिए जाते हैं। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन, देखो यहां क्या था, वैट क्या लिखा, तर्क क्या था, आगत पर टैक्स लगने से बचाता है। फिर आप एक एक करके स्टेप चलना। देखो मैंने क्या कहा, इनपुट पर टैक्स लगने से बचाता है। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया, सर कैसे बोल सकते हो आप ऐसा, अभी तो आप कह रहे हो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, वैट का नाम ही वैल्यू एडिशन टैक्स है, हर स्टेप पे जो नया वैल्यू ऐड करेगा जितने रुपए की उस पर ही टैक्स पड़ेगा, पूरे पे नहीं पड़ेगा। और आप यहाँ कह रहे हो कि सर जो अपने आप में इनपुट है उस पर टैक्स लगने से बचाता है, क्या हमको आपने बेवकूफ समझा है? आप खुद ही इतना ज्यादा विवादास्पद मतलब अपना इस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो। एक जगह आप कह रहे हो कि इनपुट पे टैक्स लगाने से बचाता है, दूसरा कह रहे हो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। इसका क्या मतलब है सर? हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी आपके स्टूडेंट हैं, इतना मूर्ख मत समझिए हमें। तो सर ने आपको धैर्य रखने को बोला जब क्लास एंड हो जाएगी फिर समझ नहीं आएगा, फिर तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। इसके तुरंत बाद मैंने क्या बोल दिया, उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने पर आगत शब्द की जगह वैट का प्रयोग, आगत शब्द की जगह
वेट का प्रयोग कर लिया जाता है। अब आपने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये कहा आगत की जगह कस्टमर पे लेवल पे जब वो वस्तु जाएगी वहां पे वेट शब्द का प्रयोग होगा। आपको कहा ठीक है नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इसको कंपेयर करो। देखो वेट में आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी उत्पादक और विक्रेता को इनपुट पर लगे टैक्स वापस कर दिए जाते हैं। अब बताओ उसने 5 रुपए का टैक्स मतलब एडिट किया और 5 रुपए पे उसको टैक्स देना पड़ा, तो आपने कहा कि सर ये कहाँ मतलब ये वो टैक्स जो 5 रुपए पड़ा ना उसको वापस हो जाते हैं। उससे वो अपने बिल दिखाएगा, बोला मैंने 5 रुपए जो वैल्यू एडिशन किया था पिछले बार वाले ने टैक्स दे रखा है, पिछले बार से ये मेरा बिल है आप मुझे वापस दे दो, तो विभाग उसको वापस कर देता है। तो मैंने क्या कहा इनपुट पे जो टैक्स लग रहे हैं वो लास्ट में वापस हो जाते हैं उनको जो उस वैल्यू को एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बहुत इजीली इसको समझाता हूं। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझोगे, बिना एग्जाम्पल के वेट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के वेट चीज समझ में नहीं आती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सपोज एग्जाम्पल लिखो, किसी ने ₹80 का इनपुट किया, यानी आगत कितना लगाया उसने 80 रुपए का क्या कर दिया इनपुट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इनपुट कर दिया और उसमें आउटपुट उसका, यानी जब उसने 80 रुपए का इनपुट लगाया और आउटपुट उसका क्या हो गया बच्चों अपने आप में, मतलब 80 रुपए का इनपुट किया 100 रुपए के बराबर उसका आउटपुट हो गया, यानी अपने आप में आउटपुट जो निकला वो 100 रुपए की होगी। ठीक है, ₹100 उसका क्या हो गया आउटपुट, यानी टोटल पहले इसका मतलब 20 रुपया कुछ की होगी, उसने 80 रुपए के बराबर वैल्यू ऐड कर दी, तो चीजें कितनी की होगी 80 रुपए की जगह 100 रुपए होगी। ठीक है, अब देखो सपोज वेट का रेट 10% है, यहां देखो वेट कितना है 10%, सपोज इसका दर है, यानी हमने कहा कि ये वाला टैक्स जो लेंगे 10% लेंगे। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर हम ये देखें टर्नओवर टैक्स यानी कंप्लीट टर्नओवर टैक्स कितना होगा, आप मुझे बताओ टर्नओवर टैक्स कितना होगा इसमें, यानी जो लास्ट वैल्यू आ रखी है उस पे टर्नओवर टैक्स होगा 10 रुपया। क्यों, वेट 10% है, लास्ट वस्तु जो है 100 रुपए की होगी। तो देखो इसका एग्जांपल देखो टर्नओवर टैक्स। ठीक है, टर्नओवर टैक्स ये कितना हो गया ₹10। क्यों हुआ, क्योंकि 100 रुपए की लास्ट में वस्तु पहुंच गई है, 10% रेट टैक्स से गया तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 रुपए होगा। टर्नओवर टैक्स इतना होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इस बंदे ने इनपुट 80 रुपए का कर दिया और उस वस्तु को उसने कितने रुपए का बना दिया 100 रुपए का बना दिया, यानी इसने कितने रुपए का वैल्यू ऐड, ये कितने रुपया ऐड हुआ है इसमें, मात्र 20 रुपया। यानी पहले आप ये मान के चलो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है 20 रुपया क्या कर रखा है इसने एडिशन कर रखा है, यानी एक 80 रुपए जब वस्तु थी, मतलब जब उसको वस्तु 80 रुपए की मिली उसने उसको 100 रुपए में बेच दिया, तो 100 रुपए में बेचा तो उसने कितने रुपए का 20 में वो कर रखा है 20 रुपए का, तो वेट क्या करेगा मात्र 20 रुपए पे पड़ेगा। ठीक है, ₹20 का इसने क्या कर रखा है एडिशन कर रखा है, तो वेट जो लगेगा इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा ₹2। उसको टैक्स सिर्फ कितना देना पड़ेगा 2 रुपए के इक्वल उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसको समझना है तो इसको कैसे समझना पड़ेगा, देखिए किसी ए पर्सन है उसके पास 80 रुपए की वस्तु आई, क्या आई 80 रुपए की वस्तु आई। ठीक है, अब उसने उस वस्तु का क्या कर दिया बच्चों वैल्यू एडिशन किया, जो भी किया जैसा भी किया, कितने रुपए का कर दिया वैल्यू एडिशन 20 रुपए का। ठीक है, ये क्या था वैल्यू एडिशन था इसको। ठीक है, वैल्यू एड जो किया था 20 रुपए का किया था और वस्तु कितनी की होगी, फिर अब वैल्यू एडिशन करके आउटपुट करके 100 रुपए की होगी। ठीक है, तो जो कंप्लीट कस्टमर को टैक्स पड़ेगा वो वेट 10% है, तो ये वस्तु कस्टमर को 110 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, कस्टमर को, क्योंकि 10 रुपए उसको टैक्स देना पड़ा तो कस्टमर के लेवल पे 110, लेकिन जिसने जो वैल्यू ऐड की उसको मात्र कितना टैक्स देना पड़ेगा ₹20 पर, तो 20 रुपए पे जो टैक्स पड़ा वेट 2 रुपए होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है वैल्यू एडिशन टैक्स, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने ये पूछा ना इनपुट टैक्स क्रेडिट और जो आपको एक और टर्म मैंने इसमें बताया था वो क्या होता है मैं समझाता हूं। देखिए जब कोई वस्तु का उत्पादन होता है या उसकी बिक्री होती है तो उसको कैसे चलता हो। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ऐसे लिखना है। ठीक, देखो कोई चीज पहले सपोज 40 रुपए की थी, फिर वो पहुंची 60 रुपए की, अलग अलग चरण में। ठीक है, इसी तरीके से फिर वो 80 पहुंची, 80 से 100 पहुंची, 100 से 120, जितना भी पहुंची जो भी पहुंची। ठीक, देखो सबसे पहले 40 की थी, ऐसे करो इसको मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला सपोज 40 रुपए का था, ठीक है, 40 का पहुंचा 60 में, ठीक, नया एडिशन, फिर 60 से कितना चला गया 80 चला गया, उसमें नया एडिशन, फिर 80 से 100 चला गया। ठीक है, अलग अलग स्टेप पे कोई वस्तु अलग अलग, हर किसी ने अपना अपना क्या किया वैल्यू एडिशन किया। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे समझना है। देख
40 रुपए से जब 40 रुपए में सपोज इसका उत्पादन हुआ था, इस मार्कर का सपोज उत्पादन हुआ था, तो इसने एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क जो भी दिया, सबसे पहले उसने वैल्यू एडिशन कर दी, वो 60 रुपए में पहुंच गया। तो जैसे ही 40 से 60 रुपए में पहुंचा, तो इस पे टैक्स नियम के अनुसार कितना पड़ना चाहिए? टैक्स नियम के अनुसार अगर वैट 10% है, वैट अगर 10% लग रहा है, तो टैक्स कितना होना चाहिए इसमें? 60 रुपए का 10% कितना हो गया? ₹6 इसमें टैक्स होना चाहिए। फिर इस 60 वाले ने अगले स्टेप में जाके कुछ वैल्यू एडिशन किया और वो वस्तु कितने की कर दी? 80 रुपए। तो वैट की दर के हिसाब से इसमें रुपए कितना पड़ना चाहिए? 8 रुपए टैक्स पड़ना चाहिए। फिर 80 से वो 100 चलेगी, तो 100 चलेगी तो इस पे टैक्स कितना पड़ना चाहिए? 10% की दर से ₹10 इस पे टैक्स पड़ना चाहिए। ठीक है, नियम के अनुसार ये होना चाहिए, मतलब अलग अलग चरण है। और लास्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो 100 रुपए है, फिर इस 100 रुपए पे क्या कर दिया? अपने आप में फाइनली कोई टैक्स लगा दिया, सरकार को जो भी मिला टैक्स वगैरह का रेट लगा दिया उसमें। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, मैंने क्या कहा इसको समझने में, हमारे हर चरण में, अब एक बंदा ये था, इसने कितना रुपया दिया? टैक्स 6 रुपए दे दिया। ठीक है, अब जब ये चीज इससे इसके पास जाएगी ना, जिसने 80 किया, ये इससे बिल मांगेगा पुराने, ला भाई तू अपने वैट के बिल दिखा, तब जाके मैं तेरी वस्तु खरीदूंगा। अब उसने वो क्या कहेगा? ये 6 रुपए मैंने इस पे टैक्स दिया हुआ है, तो इस 60 रुपए वाले से वो 80 रुपए का वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो वो सरकार के सामने तो उसका टैक्स कितना होना चाहिए? 10% के हिसाब से 8 रुपए, मतलब 8 रुपए। लेकिन वो अपने पीछे वाले से बिल मांगेगा और कहेगा ला बिल दे, तूने इस स्टेप में टैक्स दिया है नहीं दिया है, तेरे बिल से पता चल जाएगा। वो बिना बिल के उसका सामान खरीदेगा ही नहीं, उसमें देखेगा वैट पड़ा है नहीं पड़ा है। तो उसने को क्या मिला? उसमें वैट की दर लिखी होगी 6 रुपया, उसने वैट दिया है। तो अब वो कहने का मतलब इस 60 रुपए में टैक्स पेड होके 60 रुपए हुआ है। तो वो बंदा जब वो उस चीज को 80 रुपए में बेचेगा, तो 80 रुपए उसने कर दी, वैल्यू एडिशन करके 20 रुपया कर दिया, तो उसको टैक्स पूरा 8 रुपए नहीं देना पड़ेगा, उसको सिर्फ कितना देना पड़ेगा? 2 रुपए। ठीक है, यानी इसको टैक्स कितना पड़ा? 2 रुपया, क्योंकि इसने वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेना है इसने। और ये कैसे संभव होता है? ये पीछे वाले से बिल मांगेगा। अब इसने 2 टैक्स पेड कर दिया, अब 80 वाले ने वैल्यू एडिशन करके उसको 100 कर दिया। जब वो 100 वाला 100 रुपए में जो सामान इससे खरीद रहा है, ला 100 रुपए मैं देता हूं दे, तो वो इससे बिल मांगेगा। तू अपना पुराना बिल दिखा, क्या तेरा जो 80 रुपए में वैट तूने दिया है ही नहीं दिया, तो उसको दिख जाएगा कि टोटल 8 रुपया वैट था, मतलब 8 रुपए तक का पेड हो रखा है, और उसको 2 रुपये क्या कर देगा? वो रिटर्न हो जाएगा, विभाग उसको वापस कर, मतलब 2 रुपया विभाग रखेगा, बाकी उसको रिटर्न कर देगा। क्यों? टैक्स पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली यहां पे भी होगा। और सपोज जब वो टैक्स 100 रुपए का, जब वो वस्तु 100 रुपए तक पहुंच गई, अब फाइनली सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, मतलब फाइनल सरकार का रेट। इन लोगों को वापस होते रहता है पैसा, इनको सिर्फ इनके वैल्यू एडिशन पे टैक्स पड़ता है। क्योंकि अगर वो हर चीज में 60 रुपए में पूरा लगाएंगे तो 6 रुपया, फिर 80 में भी पूरा लगाएंगे तो 8 रुपया, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 रुपया, फिर 100 रुपए में फिर टैक्स लगाएंगे तो 10 रुपया, यानी 14 और 10 कितना हो गया? 24 रुपए। तो ऐसे तो बहुत महंगी वस्तु हो जाएगी। तो ये क्या होता है, हर स्टेप में जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होती है, उसी वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। पीछे वाले का जो टैक्स है वो बिल दिखा के रिटर्न कर देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी ला बिल ला, जिससे से 80 रुपए में, जैसे आपने मुझे 60 रुपए में कोई वस्तु दी, बोला लो सर आप 60 रुपए में है, मैंने इसमें वैल्यू एडिशन कर रखी है, आप 80 रुपए में खरीदो। मैं ये कहूंगा पहले जिससे तूने खरीदा उसके बिल ला। अब मैं बिल देखूंगा, 60 रुपए में वैट लिखा होगा 6 रुपया, मैं कहूंगा ठीक है भाई तूने बिल पेड कर रखा है, वो बिल मैं अपने पास रख लूंगा। और वो जो उसने वैल्यू एडिशन कर रखा है उसको सिर्फ 2 रुपए, मतलब जो एडिशन हो रखा है 2 ही रुपया टैक्स पड़ेगा 60 से 80 पहुंचाने में। ठीक है, अब 80 रुपए में, अब मेरे को सरकार कहेगी ला 8 रुपया टैक्स लगेगा तेरे पर, 80 रुपए पे 8 रुपए लगेगा ना, तो मैं सरकार को बिल दिखाऊंगा, साहब ये 60 रुपए वाले ने मुझे दे रखा है और इस पर 6 रुपए ऑलरेडी टैक्स पड़ा हुआ है और ये अब 80 की हुई, तो मेरे तो 20 रुपए ऐड कर रखे मैंने, तो आप कितना टैक्स लोगे? 2 रुपया, सरकार को मैं 2 रुपया दे दूंगा। इस टाइप से होता है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाना है, वो इस तरीके से चलेगा। अब जैसे 100 रुपए पे टैक्स लगेगा बच्चों, 10 रुपए अगर 100 रुपए पे टैक्स लग गया, तो सरकार को यहां से टोटल जाने में, मतलब कस्टमर तक जाने में जितने पुराने इनपुट होते हैं उसको सब वापस कर देती है सरकार, जिसके भी होते हैं, और कस्टमर के लेवल पे जो भी वैट का रेट होगा उससे वो ले लेगी। ठीक है, ये होता है वैट। अब वैट के लाभ क्या होते हैं बच्चों, वैट के फायदे क्या होते हैं? अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इनके फायदे क्या हैं, वैट को लागू करने का फायदा। ठीक है, मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखाऊंगा, आप समझ जाना इसको, लाभ या फायदा क्या है। वैट के फायदे लिखो। पहला जो बच्चों ना, आगतों पे कर से बचा जाता है। ठीक है, पहला लिखो, इनपुट पे कर से बचा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा वैट के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आगत पर कर से बचाव होता है, कर से बचाव। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, जो इनपुट होते हैं ना वो वापस हो जाते हैं, जिसने लगा रखा है उसको वापस होता रहेगा, लास्ट में कस्टमर से लिया जाएगा। आगत पर कर से बचाव क्यों होगा? आईटीसी के कारण। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है,
इनपुट टैक्स क्रेडिट है के कारण लिखो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी आदमी सामान लेगा वो पीछे वाले से बिल मांगेगा, बिल में लिखा होगा इसने इतना % टैक्स दिया है, तो टैक्स दिया तो सिर्फ इनपुट पे टैक्स लेगा और इनपुट वाले का टैक्स जो होगा आगे वाले चरण से वो वापस होने लग जाएगा। ठीक है, इनपुट पे टैक्स पढ़ना है आईटीसी के कारण इसमें आगत पर कर से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आपको जितना एग्जाम के लायक है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, सेकंड लिखोगे इसमें, वेट प्रणाली में उत्पादन की प्रक्रिया में पीछे की कड़ी द्वारा दिए गए आगतों को आगे की कड़ी में दे दिए जाते हैं और पीछे की कड़ी हमेशा आगतों में जो इनपुट होते हैं वो जुड़ी होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान करना। वैसे आप सिंपल सी बात ये है, इसको उसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग इसमें नोट करोगे, देखो। ठीक है ना, तो देखो अब इसमें क्या है बच्चों, अब आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। मैंने क्या कहा, जो पीछे वाली कड़ी होती है, जैसे मैं सपोज आपने मुझे दिया, आपने इनपुट लगाया, आपने 2 रुपए का जो टैक्स है, जैसे आप मैंने क्या कहा 60 रुपए से 80 रुपए हो रहा है, यानी आप वैट प्रणाली में सबसे बढ़िया फायदा क्या है, जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, जो पीछे की कड़ी है, जो पीछे वाला है जिसने 60 से 80 किया, उसके द्वारा दिए गए कर जो है आगे की कड़ी को दे दिए जाते हैं। उसने 6 रुपए दे रखे हैं तो आगे की कड़ी को शिफ्ट हो जाएगा, आगे की कड़ी वाला लास्ट में सरकार को बिल दिखाएगा कि इसमें ये पेड हुआ है, तो सरकार उसको रिटर्न कर देगी। ठीक है, यानी जो अनावश्यक टैक्स है, कहने का मतलब जो टैक्स पे टैक्स पड़ रहा है वो वापस हो जाता है और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा और लास्ट में वैल्यू एडिशन वाला टैक्स जो है कस्टमर से उसको ले लिया जाएगा लास्ट वाले चरण पे। ठीक, सेकंड लिखो, कर की चोरी रुकती है। कर इसमें चोरी नहीं हो पाती, इसमें कर की चोरी रुकती है। क्योंकि कर इसलिए चोरी होगी क्योंकि जो आदमी तुमसे वो सामान खरीदेगा वो बिल मांगेगा और वैट नहीं दिया होगा तो उसको अपने साथ देना पड़ेगा, तो वैट नहीं दिया होगा तो सामान खरीदेगा ही नहीं। तो पहले टैक्स पेड करो, दिखाएगा बिल में, तब जाके वो सरकार से कहेगा कि ये पीछे वाले ने बिल दे रखा है, इसने वैट पेड किया है, आप मेरे सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लो, संपूर्ण मूल्य पे टैक्स मत लो। ठीक है, इसलिए कर की चोरी रुकती है। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्रॉस चेकिंग के कारण। ठीक है, कोई, क्योंकि जब क्रॉस चेकिंग होती है, कोई भी जो उत्पादक है माल को संपूर्ण मूल्य पर वैट का भुगतान करता है, लेकिन आईटीसी लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ले लेता है वो, ये हमेशा मतलब आईटीसी इनकम टैक्स क्रेडिट क्या करता है, वापस कर लेता है। ठीक है, बिल दिखाने पड़ते हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, रुपए 60 था, ठीक है, और इसने रुपए 80 में इसको खरीद दिया, मतलब 80 रुपए तक हो गया। ठीक है, अब इसको वैट के हिसाब से 10, अगर सपोज टैक्स जो वैट है 10%, तो इसको 8 रुपए टैक्स पड़ रहा है। ठीक है, 8 रुपए इसको अगर टैक्स पड़ा तो ये क्या करेगा, भुगतान तो इसने पूरे उस पर कर दिया, लेकिन ये क्या करेगा, पीछे वाले से बिल मांगेगा, बिल मांगेगा तो सरकार को ये कहेगा मैंने इसमें 8 रुपया टैक्स दिया है, किसमें 80 रुपया, और लेकिन कहेगा कि मैंने पीछे वाले से खरीद रखा है। पीछे वाले से खरीदने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो इंपोर्टेंट है यहाँ पे देखना, तो टैक्स जो है 60 का 80 रुपए में, 80 यानी टैक्स जो है उसने 8 रुपया पेड किया। अब वो जैसे 8 रुपया पेड करेगा तो उसका इस वाले से बिल मांगे होंगे, इस वाले बंदे ने 6 रुपया पेड किया होगा, क्योंकि ये भी तो बिल देगा ना, तो सरकार उससे क्या करेगी, 2 ही रुपया टैक्स देगी और कहेगी 6 रुपये तेरे रिटर्न हो गए। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक वस्तुएं नए नए स्टेप पे चलते हैं। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपल सा सोचिए, जो वैल्यू ऐड हो रही है जितने रुपया उसी पे टैक्स पड़ता है, लेकिन जो खरीदता है उसको मतलब ये काम कर रहा है उसको संपूर्ण टैक्स देना पड़ता है, लेकिन बिल लेके आएगा वो पीछे से, सरकार को दिखाएगा पहले वाले ने बिल दे रखा है, इतना रुपया इसने ऑलरेडी पेड किया है टैक्स, मेरे से इतना ही लो, सरकार उसको रिफंड कर देगी, इतना मान के चलो। ठीक है, तो कर की इससे क्या होती है बच्चों, चोरी रुकती है। ठीक है, अगला लिखो, पिछले की अवस्थाओं पर लगने वाले कर आगे की ओर नहीं जाते हैं, यानी कास्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको लिखो, एक कास्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो जाती है, कास्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो जाता है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, लिखो, पिछले अवस्था के कर आगे नहीं जाते, के कर आगे नहीं जाते। कैसे, देखो, नहीं तो अगर ये क्या करते, रुपये 40 का था, 10% टैक्स ले लिया, रुपये 4 कर दिया, फिर ये 4 रुपये टैक्स हुआ तो रुपये 44 का हो गया, तो उसमें फिर 10% टैक्स लगते, 4.4 कुछ हो जाता, फिर ये और ऐड करता, फिर उतना, तो जबकि ये 40 से 44 होने पे 4 रुपया टैक्स ऑलरेडी दे के आया हुआ है, तो इसको टैक्स सिर्फ कितने में लगना चाहिए, 4 रुपये में लगना चाहिए, तो 4 रुपये में लगे तो 0.4 रुपया लगना चाहिए ना। तो होता यही है वैट में, जो पुराना वाला है वो पेड हो रखा है तो वो वापस हो जाता है, तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगला लिखो, करों पर कर लगने से बचाता है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, ये वैट के फायदे हैं। ठीक है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, इसमें ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला लिखो, वस्तुओं की कीमतें कम होती है इस टैक्स से, वस्तु की कीमत कम,
क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वरना टैक्स पे टैक्स लगेगा तो सोचो वस्तु की कीमत कितनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब अपने आप में था। अब देखो बच्चों, इसके भारत में वैट प्रणाली, अब यहाँ से फैक्ट शुरू होंगे। अब आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, आप इतना ही देखो कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, कास्केडिंग इफेक्ट से बच सकते हैं और आईटीसी प्रणाली पर आधारित होता है। इस टाइप की जो मेन चीजें हैं ये आपको हो जाएगा। ठीक है, भारत में वैट लिखो आप, भारत में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है भारत में। ठीक है, देखना बच्चों, भारत में पहली बार जो है लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे 1986 में मोड वैट यानी मॉडिफाइड वैट के नाम से वैट को लागू किया गया था। ठीक है, पहली बार लिखो 1986 में लक्ष्मीकांत झा कमिटी, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर। ठीक है, यानी लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर पहली बार 1986 में वैट को है मॉड वैट नाम से लागू किया गया था, मॉडिफाइड वैट, मॉड वैट नाम से। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार वैट जो लागू हुआ कब और किसकी समिति की और किस नाम से शुरू हुआ था, तो इसको बोलोगे मोड वैट यानी मॉडिफाइड वैट नाम से। और ये जो था बच्चों, इस बात का सुझाव दिया था इस कमेटी ने कि सिर्फ विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग यानी जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसी पे क्या करो हम लोग वैट लगाए जाते हैं, और समिति ने इसे मैन वैट, मैन्युफैक्चरिंग वैट का नाम दिया था। ठीक है, इस समिति ने क्या कहा था, इस समिति ने इसे विनिर्माण क्षेत्र पर लागू करने की बात कही, विनिर्माण क्षेत्र में लागू करने की बात, लागू करने की बात कही। ठीक है, और विनिर्माण यानी सेकेंडरी सेक्टर, और इसको बोला गया क्या, मैन्युफैक्चरिंग, मैन वैट, मैन वैट नाम दिया इससे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वैट इसको बोला गया था विनिर्माण क्षेत्र में इसको। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वर्ष 2002 और 2001 में जो ये मॉडिफाइड वैट है, ये मॉडिफाइड वैट, इसकी 3 दरें 8%, 16% और 24% हुआ करती थी, उसको समाप्त करते हुए 16% की एक दर को लागू किया गया। इसे सैनवैट कहा गया, सेंट्रल वैट कहा गया। ठीक है, तो लिखो, इसको लिखो, वर्ष 2000 और 2001 में मोड वैट की 3 दर, ठीक है, ये जो 3 दर थी कौन कौन सी थी, 8%, 16% और 24%, यानी 8%, 16% और 24%। इसको क्या कर देगा आगे, उसी के आगे लिखना, समाप्त करते हुए एक ही दर 16% की गई और इसे सैनवैट कहा गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, सैनवैट कहा गया। समझ गए ना, मोड वैट की 3 दर हुआ करती थी, 8%, 16% और 24% अलग अलग वस्तु और सेवाओं पे। इसको समाप्त करके 16% कर दिया गया वर्ष 2002 और 2001 में, जिसको कि सेंट्रल वैट कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। सैनवैट जो था बच्चों, केंद्रीय मतलब जो उत्पाद शुल्क है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का ही परिवर्तित रूप है, जो आईटीसी आधारित है। और 1 अप्रैल 2005 से भारत में इसको क्या बना दिया गया, सभी राज्यों में बिक्री कर को आईटीसी आधारित बना दिया गया, और इसे क्या कहा गया, सेलवैट, स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से संबोधित किया गया, जो कि भारत में अभी चल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे समझना है। मैन वैट आप समझ गए, मतलब ये मॉडिफाइड वैट कब से लागू हुआ, क्या हुआ। अब देखो, जब ये सैनवैट कहा गया इसको, ठीक है, एक ही दर रख देगी। फिर अब ये जो सैनवैट है बच्चों, क्या, ठीक है, इसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क का ही परिवर्तित रूप है, जो आईटीसी आधारित है। ठीक है, ये देखो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का परिवर्तित रूप, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय का परिवर्तित रूप है। कौन सा, सैनवैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का परिवर्तित रूप, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी जो अपने आप में केंद्रीय उत्पादन मतलब उत्पादन पे जो टैक्स लगता है उसी का परिवर्तित रूप है। और 1 अप्रैल 2005 से इसको आईटीसी आधारित बना दिया गया। ठीक है, लिखो, सैनवैट को 1 अप्रैल 2005 से आईटीसी आधारित बना दिया, आईटीसी आधारित।
आईटीसी अभी बताया ना मैंने कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी इनपुट लगेगा वो नेक्स्ट स्टेप वाले को देना होगा, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप वाला पुराने वाले के बिल दिखाएगा और अपना इनपुट मतलब जो उसने पेड कर रखा है ऑलरेडी, जिसने पेड कर रखा है उसका वापस हो जाएगा। ठीक है, वो देगा संपूर्ण मूल्य पे, लेकिन पुराने वाले के बिल दिखा के वो जितना उसमें ऑलरेडी पेड हो रखा है वो वापस करते हुए नए वैल्यू एडिशन पे ही देगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2005 से आईटीसी आधारित असाइनमेंट को बना दिया गया और भारत के सभी राज्यों में बिक्री कर को आईटीसी आधारित भी बना दिया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2005 से भारत में लिखो, 1 अप्रैल 2005 से भारत में आईटीसी आधारित, 1 अप्रैल 2005 से भारत में, 1 अप्रैल 2005 से भारत में सभी राज्यों में बिक्री कर को आईटीसी आधारित बना दिया गया। ठीक है, बिक्री कर जो सेल टैक्स होता है उसी को वैट बोला गया, आईटीसी आधारित, आईटीसी आधारित बनाया गया। सभी राज्यों में बिक्री कर को आईटीसी आधारित बना दिया गया। ठीक है, और इसमें सभी नहीं, कुछ उत्पाद शुल्कों को छोड़कर इस व्यवस्था को सेलवेट, स्टेट लेवल वेट के नाम से संबोधित किया गया। अब ये जो व्यवस्था है इसको बोला गया सेलवेट, इसे स्टेट लेवल लिखो, स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, इसे स्टेट लेवल वेट कहा गया। अब पूछता है ना भारत में वेट कब से लागू हुआ राज्यों में, तो 1 अप्रैल 2005 हो जाएगा। ठीक है, भारत में किस नाम से वेट लागू हुआ था, सेलवेट, और सेलवेट क्या आधारित होता है, आईटीसी आधारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 से इसको सेलवेट नाम दिया गया। इस प्रकार भारत में अभी 2 प्रकार की कर व्यवस्थाएं प्रचलित हुआ करती थी। अब जीएसटी के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत होना, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, सिर्फ वस्तु और सेवाओं के उत्पादन यानी जो उत्पादन और बिक्री के चरण में जो वैल्यू एडिशन होता है उसको वैट कहा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे कि ये वैट सर समझ में नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी चीज है, देखो मैंने आपको बताया 40 रुपए का उस पर सपोज कोई मतलब तैयार होके आई है, ये टैक्स वगैरह सब पेड करके आया, जिस इंसान ने इसको दूसरे को दिया, सपोज उसने 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया तो 50 रुपए हुआ। अब ये वैट पहले तो देंगे 10, पूरा का पूरा वैट कितना देंगे, 10% के हिसाब से 5 रुपए वैट चुका दिया। लेकिन जब ये सरकार के पास जाएगा तो इस वाले ने, जिसने इसको 50 रुपए में दिया, इससे बिल लेगा, वो कौन, 50 रुपए वाला, इससे बिल लेगा। ठीक है, बिल लेगा और सरकार से ये कहेगा देखिए साहब इस 40 रुपए में ऑलरेडी जो है 4 रुपए यानी 10% की दर से अगर है तो रुपए 4 ऑलरेडी इसमें क्या है, वैट इसमें दिया गया है। ठीक है, और ये जो 50 रुपए है ये मैंने इसमें 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन कितना किया, रुपए 10 का। तो आपकी जो वैट की दर है 10%, तो आप मुझे 10 रुपए पे 10% लगाओ, यानी रुपए 1 रुपया मेरे को टैक्स पड़ेगा। तो ये रुपए 1 रुपया टैक्स देगा, बाकी जो इसको फालतू का टैक्स पड़ा है 5 रुपए, 5 रुपए में से 4 रुपए सरकार इसको वापस कर देगी, और ये पूरे चरण में चलता रहेगा। और लास्ट चरण में जब ये कस्टमर के लेवल पे आएगा, कस्टमर तब नहीं कहेगा साहब उस वाले बंदे ने तो इतना लिया, फिर इतना लिया, अब मेरे को वापस दो ना। कस्टमर के लेवल पे ये संपूर्ण जो वैल्यू है उस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि सरकार को जो इसमें रेवेन्यू मिलेगा वो सिर्फ कस्टमर लेवल पे जाने के बाद मिलेगा, पीछे के लेवल पे सिर्फ वैल्यू एडिशन पे मिलेगा, बाकी सारे टैक्स क्या होंगे, वापस हो जाएंगे। वरना टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगता तो ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाता। होपफुली आपके बैट समझ में आया होगा, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।